लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। बिहार के आपराधिक पृष्ठभूमि में एक काला दिन ऐसा भी है जिसे सिवान के लोग चाहकर भी भूल नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि लड़ाई उस दिन कानून बनाम आतंक का था। आतंक शहाबुद्दीन के खौफ का। उस दिन सिवान में एक या दो नहीं बल्कि हजारों राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस वाले शहाबुद्दीन को कैसे भी अपनी गिरफ्त में लेना चाहते थे। माहौल इतना फिल्मी था कि उन्होंने वायरलेस तक सुनना बंद कर दिया था ताकि कोई सीनियर पटना के दबाव में आकर उनके काम में दखल न डाले और शहाबुद्दीन कहीं उनके हाथ से निकल ना जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस साहब से पूरा सिवान कांपता था, उनकी हालत जिला में तैनात एक आईपीएस ऑफिसर ने ऐसी कर दी कि साहब को बुर्का पहनकर भागना पड़ गया। 16 मार्च 2001 सुबह से ही सिवान के प्रतापपुर गांव की हवाओं में कुछ अलग सा बहाव था। पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर रखा था। हर नुक्कड़ हर गली पर सायरन की गूंज थी। प्रतापपुर जो शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता था, अब पुलिस के घेरे में था। लेकिन यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक खुली जंग थी, कानून बनाम आतंक का। शहाबुद्दीन, जिसने सालों से इस इलाके में अपनी खुद की पैरेलल सरकार चला रखी थी, वो अपने बंगले के भीतर था। वही बंगला जिसे प्रतापपुर में साहब का व्हाइट हाउस कहा जाता है। लेकिन आज उसी व्हाइट हाउस के बाहर पुलिस का जमावड़ा था, जो किसी भी वक्त उनके किला को ध्वस्त कर सकते। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई पुलिस वाला व्हाइट हाउस तक पहुंचा हो। आते थे मगर साहेब की जी हुजूरी करने और उनसे मदद मांगने, लेकिन कार्रवाई करने पुलिस का दस्ता पहली बार व्हाइट हाउस तक पहुंचा था। पुलिस का मिजाज देखकर शहाबुद्दीन को भी यकीन हो गया था कि इस बार बचना मुश्किल है। या तो सरेंडर करना पड़ेगा या फिर अगर लड़ाई हुई तो आर पार की होगी। उस दिन सुबह के करीब 9 बजे थे। एसपी बच्चू सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम शहाबुद्दीन के बंगले पर धावा बोलने के लिए तैयार थी। बस सबको इंतजार था अपने कप्तान के ऑर्डर का। पर दूसरी तरफ अपराधी भी कोई गली नुक्कड़ का तो था नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का सबसे चहीता बाहुबली था। पुलिस और खास करके एसपी बच्चू सिंह मीना को यह पता था कि शहाबुद्दीन पर कैसी भी कार्रवाई उनके ऊपर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस का ये एक्शन बिहार के उस समय के रूलिंग गवर्नमेंट के एकदम खिलाफ था। पटना से ये कोशिश लगातार हो रही थी कि शहाबुद्दीन पर कोई भी कार्रवाई ना हो, उसे रोका जाए। पर एसपी शहाबुद्दीन से समझौता करने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। कहते हैं फिर इधर से पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और अंदर से जवाब में गोलियां बरसती। पुलिस की ओर से गोलियां पिस्तौल से निकल रही थी और पुराने जंग खाए राइफल से, तो वहीं शहाबुद्दीन के गुट की ओर से मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल AK-47 से गोलियां आग उगल रही थी। शहाबुद्दीन की ओर से हर वार पुलिस के 10 वार के बराबर थी। उस दिन पुलिस और शहाबुद्दीन के गुर्गों के बीच 10 घंटों तक खूनी खेल चलता रहा। करीब 4000 राउंड गोलियां चली। हर फायर के साथ कानून और आतंक का संघर्ष और भी घमासान होता जा रहा था। लेकिन पुलिस हार मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि ये कानूनी कार्रवाई से ज्यादा अपमान का बदला था। सिवान में शहाबुद्दीन अपने राज में अपने आगे किसी को नहीं टिकने देते थे। आतंक ऐसा था कि पुलिस की ताकत भी शहाबुद्दीन के आगे फीकी पड़ जाती थी, क्योंकि पुलिस वालों के बीच शहाबुद्दीन की वो तस्वीर बनी थी कि साहब तो सिवान में वो तोप है कि वो बीच इलेक्शन में भी एसपी के ऊपर गोली चला दिए थे और उनके लिए पटना से समझौता हो गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। शहाबुद्दीन की यही बढ़ती ताकत ने उन्हें पुलिस वालों के गिरेबान तक पहुंचा दिया और फिर एक दिन उन्होंने एक डीएसपी को सरेआम थप्पड़ मार दिया। ये तमाचा लगा एक अफसर को था, लेकिन इससे पूरे पुलिस विभाग के अहम को ठेस पहुंचा था और उन्होंने ठान लिया कि अब तो कार्रवाई होकर रहेगी। शहाबुद्दीन को अब पुलिस से कोई नहीं बचा सकता। एसपी मीना को डीएम की भी हरी झंडी मिल गई थी। उन्होंने आसपास और हर जगह जहां से फोर्स जुटाया जा सकता है वहां से उन्होंने फोर्स मंगाया और इसी का नतीजा प्रतापपुर के व्हाइट हाउस पर हुई पुलिस की दबिश थी, जो अब खूनी मुठभेड़ में बदल गया था। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में हजारों राउंड गोलियां चली। इस बीच कहते हैं कि 12 या करीब 13 लोगों की मौत भी हो गई। इनमें से 2 पुलिसकर्मी थे और शहाबुद्दीन के कई करीबी लोग भी शामिल थे।
लेकिन जिस चीज ने इस मुठभेड़ को सबसे ज्यादा सनसनीखेज बनाया वो था शहाबुद्दीन का बुर्का प्लान, जो एक तरह से पुलिस की हार और शहाबुद्दीन की जीत थी, तो दूसरी तरफ पुलिस की सबसे बड़ी जीत और शहाबुद्दीन के लिए एक शर्मनाक हार। हुआ ये कि जब गोलियां थमने लगी और पुलिस ने सोचा कि अब शहाबुद्दीन उनके शिकंजे में होगा, लेकिन तभी एक खबर आई कि शहाबुद्दीन वहां से फरार हो चुका है। लेकिन सवाल ये था कि कैसे? लगातार गोलियां चल रही है, मुठभेड़ हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, इस बीच शहाबुद्दीन कब कैसे कहाँ गया? पुलिस बंगले का चप्पा चप्पा छान मार रही थी, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। शहाबुद्दीन कहाँ हवा हो गया, पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था। बाद में ये खुलासा हुआ कि शहाबुद्दीन, जिसने कभी खुलेआम डीएसपी को थप्पड़ जड़ने का दुस्साहस किया था, वही पुलिस के गोलियों से बचने के लिए बुर्के का सहारा लेकर भाग निकला। काले बुर्के में ढका हुआ वो अपने ही बंगले के बाहर की भीड़ में शामिल हो गया, फिर वहां से गायब हो गया। सबको यही लगा कि वो एक साधारण मुस्लिम महिला है। मुठभेड़ का माहौल भी ऐसा था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। अब ये पुलिस के लिए तो एक नाकामी थी कि वो जिस चीज के लिए वहां पहुंचे थे वो पूरा नहीं कर पाए, और शहाबुद्दीन का पुलिस को बेवकूफ बनाकर बच निकलने का मास्टर प्लान था ये। तो वहीं दूसरी तरफ ये बात भी बनी कि पुलिस ने साहब की वो हालत कर दी कि उनको बुर्का पहनकर भागना पड़ा। इस घटना के बाद सिवान का माहौल गर्म हो गया था। पुलिस ने प्रतापपुर में सांसद महोदय के घर पर कई हथियार भी बरामद किए। AK-47, ग्रेनेड और गोला बारूद के बड़े जखीरे हासिल हुए, जिससे उनका लिंक पाकिस्तान और दाऊद के साथ भी जोड़ा जाने लगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये कहानियां घूम फिर कर मेरे सामने आती रहती है न्यूज़ के माध्यम से, या जब कभी पुराने किसी अफसर को सुनता हूँ किसी इंटरव्यू में, तो ये सब कहानी सामने आता रहता है। लेकिन उस दिन जो हुआ उसके बाद सिवान में तनाव बढ़ गया था। उस दिन राज्य सरकार को CRPF और सेना बुलानी पड़ी ताकि माहौल को शांत किया जा सके। लेकिन पुलिस की इस असफलता ने शहाबुद्दीन के खौफ को और बढ़ा दिया। फरार होने के बाद वो खुलेआम पुलिस को धमकियां देता रहा, यहाँ तक कि शहाबुद्दीन ने SP मीना को भी ये धमकी दी कि वो राजस्थान तक घुसकर SP से बदला लेंगे। हालांकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इस कांड के अगले ही दिन उनका ट्रांसफर हो गया। और सिर्फ SP का ही नहीं, कहते हैं कि उस दबिश में जितने भी अफसर शामिल थे पुलिस विभाग के, सबका ट्रांसफर हुआ। बाकी आज भी जब कोई प्रतापपुर का नाम लेता है, सिवान के प्रतापपुर का, तो लोग उस रात की कहानी और उस काले बुर्के की चालाकी को याद करते हैं। ये घटना बिहार के इतिहास में सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि कानून और अपराध की लड़ाई का एक ऐसा अध्याय बन गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, वो भी जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या उस रात या उस मुठभेड़ के बाद शहाबुद्दीन सच में बुर्का पहनकर भागा था? हालांकि अगर बुर्का पहनकर नहीं भागा तो कैसे भागा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि मुठभेड़ तो हुई थी, वो तो कानूनी पन्नों में दर्ज है, पुलिस के फाइलों में दर्ज है, और उस दिन शहाबुद्दीन पकड़ा नहीं गया था, तो भागा तो वो था, लेकिन कैसे, इसके बारे में मुझे लगता है सिवान के लोग ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। ये कहानियाँ तो मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ या फिर किसी से पता चलता है, लेकिन असली बात क्या है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये बात आगे करने में और भी ज़्यादा सही रहेगा और समझ आएगा कि हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और शहाबुद्दीन, जिसका सिवान में इतना बड़ा नाम है, उनकी भी क्या क्या कहानी है वो भी बाहर आएगी, क्योंकि आज भी उनके नाम से वहाँ काफ़ी कुछ है, उनका परिवार है, परिवार की राजनीति है, सब कुछ है। तो उन्हें जानना और समझना हमारा भी एक काम है, तो वो भी हम करते रहेंगे। बाकी आज की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल पर, ताकि जब कभी भी मैं कहानी लेकर आऊँ तो वो कहानी भी आपको ज़रूर मिलेगा। और मैंने पिछले एक एपिसोड में कहा था कि शहाबुद्दीन के ऊपर मैं एक वो कहानी भी लेकर आऊँगा जो एक कमेंट में मुझे किसी ने कहा था कि शहाबुद्दीन अपराधी नहीं, एक समाज सुधारक थे। तो आपको क्या लगता है वो कमेंट कीजिए, फिर आगे मैं ये कहानी भी जरूर लेकर आऊँगा, या आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। बाकी मैं पंचम प्रकाश यूं ही मिलता रहूँगा आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।